हे मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज मैं ग्रामर का एक बहुत ही जबरदस्त रूल लेकर आया हूँ जिसका नाम है नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नॉन फाइनाइट रूप के विचार से वर्ब के दो भेद होते हैं। नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है। एक में हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, दूसरा में हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब आखिर किसे कहते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है जो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 को फाइनाइट वर्ब कहते हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 को हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है नाइरेशन में जो है सब्जेक्ट, और इसमें ना बल्कि वर्ब ही बदलता है बल्कि ये टेंस ही बदल जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, देखिए इसे। जैसे यहाँ पे 1 नंबर में ही सेड टू मी, आप लोग तो जानते हैं डायरेक्ट स्पीच जब पास्ट में होता है तो ए टू जेड बिल्कुल पूरा बदल जाता है। टू मी, यहाँ पे इम्पोर्टेड कोमा, आई गो देयर। अगर आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास आप लोग जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ही टोल्ड मी, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। दैट ही वेंट देयर। अब यहाँ पे देखिए, वेंट कौन सा रूट है आपका, ये जो है ये वर्ब टू है, ये पास्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब यहीं पे रहता आई एम गोइंग देयर। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ही वाज गोइंग देयर। ये तो आपका वर्ब टू हो गया। गोइंग, गोइंग आपका वर्ब टू हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट भाई टेंस ही बदल गया, यहाँ पे पास्ट टेंस में घुस गया। अब यहाँ पे रहता है राम गोज देयर, राम गोज देयर। ये तो आपका वर्ब 5 हो गया। अब यहाँ पे राम के जगह पर ही लगेगा तो यहाँ पे ही वेंट देयर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे कैसे बदल रहा है। तो ये आपका जो है ये फाइनाइट वर्ब बन जाता है। इतना याद रखिएगा, 1 to 5 को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन फाइनाइट, याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलकर सदा एक ही रूप में रहता है, उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। याद रखिएगा, 1, 3, 4 को नॉन फाइनाइट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन फाइनाइट के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट का 3 भेद होता है या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक में हो गया आपका इन्फिनिटिव जेरांड, दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का भी 2 भेद होता है, बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम एक एक का यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर देखेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। मुझसे जहां तक होगा मैं बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले हम जानेंगे इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। आप लोग तो शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इन्फिनिटिव आखिर किसे कहते हैं। याद रखिएगा, इन्फिनिटिव का 2 भेद होता है। यहाँ पे देखिए, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। ये आपका एक में हो गया फुल इन्फिनिटिव, दूसरा में हो गया बेयर इन्फिनिटिव। इसे नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, फुल इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। तो फुल इन्फिनिटिव उसे कहते हैं जिस वाक्य में या जिसमें टू वर्ब 1 लगा होता है, तो उसी को हम फुल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेयर इन्फिनिटिव
किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बेयर इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब वन लगा होता है। तो हम पहले देखेंगे फुल इन्फिनेटिव आखिर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जिसमें टू वर्ब वन बाबू लगा रहता है उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर में देखिए टहलना आवश्यक है, इसमें ना आया है, ना नी ने आता है, तो उसमें टू वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो वह हो जाता है आपका फुल इन्फिनेटिव। या आप इन्फिनेटिव कहेंगे, आपसे कोई पूछेगा इसमें कौन बेयर इन्फिनेटिव और कौन फुल इन्फिनेटिव है, तो आप कैसे पहचानिएगा कौन फुल इन्फिनेटिव और कौन बेयर इन्फिनेटिव है? तो याद रखिएगा जिसमें टू लगा रहता है इसी को तो हम फुल इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, फुल इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे देखिए वाल टू वाल्क इज नेसेसरी, अब यहीं पे वाल्किन कर दीजिएगा, वाल्किन, वाल्किन इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये आपका जेरंड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए टू वाल्क इज नेसेसरी, तो ये आपका फुल इन्फिनेटिव बन गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी टू और वर्ब वन आया है, तो यहाँ पे क्या लगा है? टू लगा है, तो ये आपका हो गया फुल इन्फिनेटिव। अगर ये टू नहीं रहता इस वाक्य में तो ये आपका बन जाता बेयर इन्फिनेटिव। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये इतना तो आपका क्लियर हो गया जब फुल इन्फिनेटिव आखिर किसे कहते हैं। जिस वाक्य में टू लगा रहता है उसी को हम फुल इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। चलिए अब हम देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा। बेयर इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जिसमें जो है टू नहीं लगा होता है, विदाउट टू का वाक्य होता है, उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, मैंने उसे रुलाया। याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद जो है डायरेक्ट वर्ब वन आता है, तो उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जिसमें जो है टू नहीं लगा होता है। याद रखिएगा आई मेड हिम वीप, ये तो आपका कॉजेटिव वर्ब है। याद रखिएगा मेक जो है जब ये एक्टिव में होता है तो इसके बाद जो है वर्ब वन आता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। और जब ये पैसिव में हो जाता है तब इसके बाद जो है फुल इन्फिनेटिव आ जाता है, इन्फिनेटिव आ जाता है। ध्यान में रखिएगा आई मेड हिम वीप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके पहले टू वगैरह को ऐसा कुछ लगा है नहीं नु, तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव में हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। आप तो जानते हैं लेट एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है और उसके बाद जो है वर्ब वन आता है। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए वह यहाँ आ सकता है, और याद रखिएगा पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है आप तो जानते हैं बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है या आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वह यहाँ आ सकता है, ही मे कम हेयर, तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और इसके बाद जो है ये कम, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब वन हो गया। यहाँ पे अगर टू रहता तो ये आपका फुल इन्फिनेटिव हो जाता, पर यहाँ पे टू नहीं आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में। अभी यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में मैं जाऊंगा, आई सेल गो। देख रहे हैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट वर्ब वन आ रहा है, यहाँ पे इसके पहले टू वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है। आई एम टू गो, मैं जाने वाले हूँ, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, या जाने को हो, आई एम अबाउट टू गो, ऐसा जब रहता है टू लगा रहता है वर्ब के पहले तो ये आपका फुल इन्फिनेटिव हो जाता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किसके किसके वर्ब के बाद जो है वर्ब वन यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज थोड़ा सा इंक और आ गया है, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वर्ड जो है एक एक वर्ड जो थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा
तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा लोग। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है या वर्ब फोर का भी प्रयोग होता है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। जब वर्ब वन का प्रयोग करते हैं तब ये बेयर इन्फिनेटिव बन जाता है। ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। मैंने एक जहाज उड़ते हुए देखा। यहाँ पे देखिए आई सॉ एन एरोप्लेन, यहाँ पे फ्लाई कर दीजिए जिस वाक्य का अंत में रहता है ता हुए, ते हुए, ते हुए जब रहता है तब आपका जो है वर्ब फोर या वर्ब वन दोनों में से कोई एक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाई या फ्लाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका दोनों वाक्य सही है, पर ये जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये भी है, पर ये यहाँ पे आप बेयर इन्फिनेटिव छांट सकते हैं इसमें से। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और भी कुछ ऐसा वाक्य है जिनके बाद जो है वर्ब वन यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी वर्ब होते हैं जिनके बाद जो है डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हैड बेटर, हैड रेडर या वुड बेटर या वुड रेदर ईटीसी के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, याद रखिएगा। अच्छा होता के अर्थ में वुड बेटर या हैड बेटर या वुड रेदर का प्रयोग किया जाता है। तुम वहाँ जाते, यू वुड बेटर गो देयर, यहाँ पे देखिए, या यू हैड बेटर गो देयर। यहाँ पे इसमें से कोई भी यहाँ पे रहता तो इसके बाद जो है डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब वन ही आता, तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव बन जाता। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, और भी कुछ ऐसा वाक्य होते हैं जिनके बाद जो है डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव दोनों आते हैं। तो याद रखिएगा, बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है और हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव दोनों आते हैं। बट के भी बाद बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव आते हैं, पर बट के पहले डू, डज या डिड लगा रहता है ठीक है। तब इसके बाद जो है बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब वन आता है। यदि बट के पहले डू, डज, डिड ये नहीं रहते हैं तब बट के बाद जो है फुल इन्फिनेटिव आते हैं यानी कि टू वर्ब वन आते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए कुछ एग्जाम्पल लिया उसे हम देखते हैं। जैसे वह खेलता ही रहता है, ये इम्फैटिक सेंटेंस है। ठीक है। तो इम्फैटिक में जो है जोर डालने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलता ही रहता है। अब यहीं पे देखिए, बट के पहले क्या है, यहाँ पे डज आया है। नथिंग तो है ही, पर इसके पहले जो है डज आया है। तो जब डू, डज, डिड आता है तब बट के बाद जो है वर्ब वन यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आता है। ध्यान में रखिएगा। यदि बट के पहले दूसरा कोई वाक्य रहेगा तो बट के बाद जो है फुल इन्फिनेटिव आएगा यानी कि टू वर्ब वन। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू प्ले, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हेल्प वाला, मैंने उसे गाड़ी खरीदने में मदद की। यहाँ पे देखिए आई हेल्प्ड हिम बाई अ कार। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आपका वाक्य सही है। तो ये आपका ये आपका बेयर इन्फिनेटिव बन गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई हेल्प्ड हिम टू बाई अ कार, तो ये आपका फुल इन्फिनेटिव हो गया। यही तो अंतर है। तो हेल्प के बाद याद रखिएगा फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दोनों प्रयोग किए जाते हैं, बस आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अगर आप लोग जेरंड या पार्टिसिपल नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए, क्लियरली आप लोग समझ पाइएगा। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिया हूँ, वहाँ पे जो है पूरी क्लास है इसका जेरंड और पार्टिसिपल का, तो आप लोग पहले वो क्लास देख लीजिए, आप लोग मूल रूप से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा जेरंड का प्रयोग जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह प्रयोग होता है। याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है, और लाइक डिसलाइक कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद जो है जेरंड यानी कि आईएनजी लगा होता है, तो उसी को हम जेरंड कहते हैं। याद रखिएगा एडमिट, इंजॉय, एस्केप, प्रिवेंट, स्टॉप, लाइक डिसलाइक के बाद ईटीसी और भी है इत्यादि, इसके बाद जो है जेरंड आता है। जैसे यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। शौकीन का होता है आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना या शौकीन हूँ, ठीक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे बाबू क्या है, वाक्य का अंत में क्या लगा है, आई एन जी, तो ये आपका हो गया जेरंड। ये ऑफ जो है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद जो है ये जेरंड आ गया है, तो इसी को हम जेरंड कहते हैं इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ, तो याद रखिएगा आई लाइक गोइंग देयर, या आप लाइक के बाद जो है फुल इन्फिनिटिव भी कर सकते हैं, आई लाइक टू गो देयर, या आप डिसलाइक करेंगे नहीं पसंद करता हूँ, तब यहाँ पे भी गोइंग ही रहेगा, आई डिसलाइक गोइंग देयर। जेरंड क्लास जाकर पहले आप लोग देख लीजिए, क्लियर आप लोग समझ पाएंगे, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा पार्टिसिपल लेकर देखते हैं। अगर आप लोग पार्टिसिपल नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए, ताकि जो है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट्स दिया हूँ, तो चलिए यहाँ पे देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा जिस वाक्य के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए लगा रहता है तब वर्ब 4 या वर्ब 1 का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने उसे बैठते हुए देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। अब यहाँ पे देखिए ता हुई, ते हुए आया है कि नहीं, मैंने उसे बैठते हुए देखा, तब यहाँ पे सीटिंग या सीट कर दीजिए, वर्ब 1 या वर्ब 4 का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल, याद रखिएगा जिस वाक्य के अंत में आ हुआ ई हुई रहता है, आ हुआ ई हुई रहता है, ए हुए, तब ये जो है पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, तो इसमें जो है तब वर्ब 3 का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक शेर को मरा हुआ देखा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक शेर को देखा, इतना तो आपका हो गया, आई सॉ अ लायन। अब यहाँ पे देखिए कैसा देखा, तो मरा हुआ, डाइड, ठीक है। तो ये आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल हो गया, इसमें जो है वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जिस वाक्य में कर लगा रहता है, ठीक है, उसमें हैविंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होता है, या टू वर्ब 1 का भी प्रयोग होता है, या डायरेक्ट वर्ब 4 का भी प्रयोग होता है, ठीक है। जब टाइम लगा रहेगा, जैसे खाना खाने में भाई समय लगता है कि नहीं लगता है ना, तो इसमें हैविंग ईटन आई वेंट देयर, खाना खाकर मैंने वहां गया। जैसे मैंने कलम उठाकर पढ़ाने लगा, टेक इन पेन आई बिगन टू टीच, ठीक है। तो भाई पेन उठाने में तो टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे उठाए और पढ़ाने लगा। इसमें जो है टाइम के अनुसार जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया और नोट करते जाइएगा, नोट नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा वर्ब कहाँ पे प्रयोग हुआ है और कौन सा पार्टिसिपल प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने काम करके घर गया, यहाँ पे देखिए मैंने घर गया, आई वेंट
होम, इतना तो पहले आप छांट दीजिए, मैंने घर गया, ठीक, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे काम करके, जिस वाक्य में कर लगा रहता है यही तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो इसमें जो है हैविंग डन वर्क, ये तो आपका इतना हो जाएगा। क्योंकि भाई काम करने में समय लगता है कि नहीं, पहले आप ये बताइए, लगता है ना, उसी में हैविंग वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हैविंग डन वर्क आई वेंट होम, ये तो आपका क्लियर हो गया। जिस वाक्य में समय लगा रहता है हैविंग वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिस वाक्य में समय नहीं लगा रहता है उसमें जो है वर्ब 4 का भी प्रयोग किया जाता है, पर वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, या टू वर्ब 1 का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे किताब देखकर मैंने पढ़ने लगा। यहाँ पे देखिए आई स्टार्ट रीडिंग, इतना तो पहले छांट दीजिए, मैं पढ़ने लगा, स्टार्ट के बाद भी जेरंड आता है। ठीक, यहाँ पर भी छांट दीजिए आई स्टार्टेड रीडिंग। ठीक, अब मेन दिक्कत है भाई यहाँ पे किताब देखकर, भाई तो किताब देखने में तो थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, ऐसे ऐसे नजर डाले और किताब देखने लगे। तो इसमें जो है वर्ब 4 का भी प्रयोग किया जाता है, या टू वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, जिसे फुल इंफिनिटिव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेइंग बुक आई स्टार्ट रीडिंग, या आप ऐसे भी बना सकते हैं टू सी बुक आई स्टार्ट रीडिंग। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ग्रामर में रहता है पिक आउट द पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, तो आप इसे प्रयोग करके आप ग्रामर भी बना सकते हैं और जो है आप स्पोकन भी कर सकते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज का क्लास हमारा कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और जिस भाई को नहीं समझ में आया होगा तो वो मुझे निश्चित रूप से मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उस क्लास को दोबारा रिपीट जरूर करूँगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।